हेलो दोस्तों, कैसे हो? आज हम आपकी ज्योमेट्री भूमिति की कुछ एक नया चैप्टर है। बहुत ही रोचक और आपकी लाइफ में बहुत ही काम आने वाला चैप्टर है। उस पर आज हम पूरा अध्ययन करेंगे। ठीक है, आपके साथ पढ़ाएंगे नहीं, अध्ययन करेंगे। क्या ध्यान रखना बात को। उस चैप्टर का नाम ही है वृत्त और स्पर्श रेखा। लेकिन उस चैप्टर का अगर मैं क्वेश्चन बताना चाहूं तो उसके ये थर्ड चैप्टर है 3.1 में केवल 4 क्वेश्चन या 5 क्वेश्चन है। उसे बताने में महज 20 to 25 मिनट लगेंगे। लेकिन वो आपको आएगा कि नहीं आएगा, ये थोड़ा मुश्किल हो जाएगी, ये कहना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। लेकिन अगर उसकी हम गहराई में जाकर की जड़ में जाकर के उसके नियमों को, उसकी समझ को, उसका क्या रूट है, क्या कॉज है, क्या शब्द है, कौन कौन सी शब्दावलियां, कौन कौन से वर्ड यूज होते हैं, उसे अगर हम कंफर्म कर लेंगे तो उस चैप्टर को समझना आपके लिए बेहद 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 आसान हो जाएगा। तो सबसे पहला वर्ड आपके सामने ये लिखा गया है, इसका नाम वृत्त है। वृत्त आप कोई जानते ही होंगे, परिभाषा तो नहीं जानते होंगे। नहीं जानते हैं? चलिए, अगर जानते तो अच्छी बात है, और जो नहीं जानते, कुछ लोग नहीं जानते, उनको मैं बता देता हूँ। वृत्त सर्कल होता है। अब वृत्त का नाम सुनते ही तो मन में तो बातें आ जाती हैं, वृत्त क्या होता है, कैसा होता है। लेकिन अगर कोई पूछ दे कि व्हाट इज द सर्कल, वृत्त क्या है, तो आप क्या बताएंगे? अब देखिए, ये एक बिंदु है, ये एक बिंदु है, ये 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 बिंदु है, ऐसी जो बिंदु है, ठीक ना। अगर इन बिंदुओं को मैं मिला दूं तो क्या हो जाएगा? बिंदुओं का समूह, समूह क्या बोलते हैं? सेट बोलते हैं ना, समुच्चय बोलते हैं। तो ये देखिए, अब ये मैं मिला देता हूं, आपका ये एक वृत्त का आकार ले रहा है, ठीक है। ये देखिए, माने इस आकार में कई छोटे 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 बिंदु हैं, और बीच में कोई बिंदु एक होगा, ठीक है ना। तो बोलेंगे किसी बिंदु के परितः किसी बिंदु के चारों ओर, परितः माने राउंड में, चारों ओर बिंदुओं के समुच्चय को वृत्त कहते हैं। किसी बिंदु के चारों तरफ के बिंदुओं के समुच्चय को वृत्त कहते हैं। सर्कल इज द सेट ऑफ द पॉइंट्स अराउंड एनी सर्टेन पॉइंट, अराउंड एनी सर्टेन इंडेक्स, बराबर है। किसी बिंदु के चारों तरफ विभिन्न बिंदुओं के समूह को वृत्त कहते हैं, ठीक है। अब ये हो गई वृत्त की परिभाषा, ठीक है। अब बाद में एक आता है केंद्र। केंद्र क्या है, जरा वो देखें। अब ये केंद्र है ना, सेंटर। अभी एक बिंदु हम यहां पर ले लें, एक बिंदु यहां पर ले लें, और एक बिंदु यहां पर ले लें। 3 बिंदु लेना है या 3 से ज्यादा लेना है? कम से कम 3 या 3 से ज्यादा, ठीक ना। और वो अरेखीय होने चाहिए। जरा इसको हम मिलाएंगे, ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है। अब यहां पर एक बिंदु आपको ऐसा लेना है जो इन तीनों बिंदुओं से समान दूरी पर हो, समदूरस्थ हो, ठीक ना। ये बिंदु आएगा यहां पर। 3 या 3 से अधिक अरेखीय बिंदुओं से समदूरस्थ बिंदु को हम उस वृत्त का केंद्र कहेंगे। अगर मैं इस बिंदु से वृत्त खींचना चाहूं, ऐसे ऐसे करके, आप समझिए, बन गया है। तो ये जो बिंदु है ना, इस बिंदु से इस बिंदु से इस बिंदु से समान दूरी पर है, माने ये दूरी और ये दूरी समान है। तो इस समान दूरी वाले बिंदु को हम क्या बोलेंगे? केंद्र बोलेंगे। और यही हो जाएगा वृत्त का केंद्र। बात समझ में आई ना? तो आप जब ध्यान देना, वैसे आपको किसी भी एग्जाम में, किसी भी क्वेश्चन में इसकी डिफिनेशन पूछी नहीं गई है, जानने के लिए, अपनी समझ के लिए रख लीजिए। अब आगे आ जाइए, त्रिज्या पर देखेंगे, रेडियस बोलते हैं इसको। अभी हमारा एक ये बिंदु या वृत्त है, ठीक है ना। वृत्त का केंद्र यहाँ पर O है, ध्यान देना। यहाँ पर ये वृत्त है, या यूं कह लीजिए O केंद्र वाला वृत्त है। और ये जो इसकी सीमा रेखा है, ये देखना, ये रेखा परिधि बोलते हैं दोनों, ठीक है ना। तो ये जो सीमा रेखा पर है, हम कोई एक बिंदु ले लेंगे, यहां पर A ले लिया ना।
ए ले लिया, तो अगर हम केंद्र को इस परिधि पर वृत्त पर स्थित बिंदु को मिला दें तो ये जो रेखा होती है इसका नाम त्रिज्या होता है ना। वृत्त के केंद्र को उसके या वृत्त पर स्थित बिंदु से केंद्र के बीच की दूरी को वृत्त की त्रिज्या कहते हैं। रेडियस इज द डिस्टेंस बिटवीन अ पॉइंट ऑन सर्कल एंड द सेंटर ऑफ द सर्कल। ठीक है, माने वृत्त पर स्थित बिंदु और केंद्र के बीच की दूरी को वृत्त की त्रिज्या का नाम देते हैं। अब जरा हम वृत्त की त्रिज्या विशेषता देख लें। ये एक वृत्त है, ये बी है, बिंदु है, ये सी है, ये डी है। तो यहाँ पर इतनी त्रिज्याएं आपको देख रही हैं, ओ ए, ओ बी, ओ सी, ओ डी। अब ये सारी की सारी त्रिज्याएं सर्वांगसम होती हैं, माने इक्वल होती है, कांग्रुएंट होती हैं। तो आप एक बात यहाँ पर ध्यान रखना, बार बार ये बात आपको आगे चल करके प्रश्नों में हल करने को आएगी, रीजन देने के लिए आएगा। एक ही अगर मैं बोल दूं वो ओ ए बराबर ओ बी, क्यों आगे आपको रीजन देना पड़ेगा। एक ही वृत्त की त्रिज्या है, एक ही वृत्त की त्रिज्याएं, ठीक ना। क्यों? क्योंकि एक ही वृत्त की जितनी भी त्रिज्याएं होती हैं वो सर्वांगसम होती हैं। और एक बात और समझ लो, एक वृत्त यहाँ भी है, ये देखिए इसका केंद्र P है, ये बिंदु R है, ये S है, ये T है। ठीक है, अगर इस वृत्त की त्रिज्या इस वृत्त की त्रिज्या के बराबर आ जाए, इन दोनों वृत्तों को हम क्या बोलते हैं? सर्वांगसम वृत्त। क्या बोलेंगे? सर्वांगसम वृत्त। ये दोनों वृत्त कैसे हो गए? सर्वांगसम, माने इस वृत्त के सारे अंग उस वृत्त के सारे अंग के बराबर हो जाएंगे, दोनों कांग्रुएंट हैं। अब देखो, तो त्रिज्याएं किन किन वृत्तों के बराबर होती हैं? या तो एक ही वृत्त की सारी त्रिज्याएं हैं वो समान हो जाएंगी, या तो सर्वांगसम वृत्तों की त्रिज्याएं हो वो समान हो जाएंगी। इस बात का पूरा ध्यान रखना और याद रखना। 2 पॉइंट है त्रिज्या विशेषता। क्या विशेषता है? एक ही वृत्त की सारी त्रिज्याएं सर्वांगसम होती हैं। The radius of the same circles are always congruent, ठीक है ना। और सर्वांगसम वृत्तों की भी त्रिज्याएं सर्वांगसम होती है ना। The radius of the congruent circles are always congruent। ये आप याद रखना वृत्त की त्रिज्या के बारे में। अच्छा, अब आगे अगर हम बढ़ें तो त्रिज्या के बाद बारी आती है किसकी? व्यास की, डायमीटर ऑफ द सर्कल। अब ये आपका वृत्त है, ये केंद्र है और ये एक रेखा गई है, इसका नाम AB है, जो कि केंद्र से होकर गई है। तो इसको हम व्यास बोलेंगे। तो व्यास का मतलब क्या होता है? किसी वृत्त को 2 समान भागों में बांटने वाली रेखा को हम वृत्त का व्यास कहते हैं। डायमीटर इज द लाइन और सेगमेंट ऑफ एनी सर्कल व्हिच डिवाइड द सर्कल इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। ठीक ना। तो अभी ये वृत्त का नीचे का पार्ट है, जो ऊपर का पार्ट है, दोनों पार्ट क्या है? बराबर बराबर है। इसको बोलते हैं अर्धवृत्त। देखो यहां से, माने यहां से लेकर यहां तक अर्धवृत्त है और ये यहां से लेकर यहां तक अर्धवृत्त है, सेमी सर्कल, ठीक ना। तो व्यास क्या होता है? व्यास वह रेखा है जो कि वृत्त को 2 समान भागों में, 2 इक्वल पार्ट में बांट देता है। अब ध्यान ये रखना इसमें कि व्यास हमेशा केंद्र से होकर जाएगा। अगर हम कोई एक रेखा खींचे यहां 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 यहां, वो अगर केंद्र से होकर नहीं जाएगा उसको हम व्यास नहीं बोलेंगे। व्यास ये D से दिखाते हैं, D बराबर होता है 2R। बात समझ में आई ना। माने त्रिज्या का दूना अगर करेंगे तो व्यास पाएंगे, और अगर हमें त्रिज्या निकालनी होगी, R निकालना होगा, R बराबर D/2 हो जाएगा, होगा ना। इस प्रकार के त्रिज्या और व्यास में ये संबंध होता है। ठीक, अच्छा, अब आगे हम आपको बताएं, जरा इस चित्र को यही रहने देंगे। ये है एक वृत्त, ये इसका केंद्र है, एक रेखा यह AB है ना। अब ये रेखा देखिए, ये रेखा AB भी वृत्त को 2 भागों में बांटती है। ये भी 2 भागों में बांटती है, माने व्यास भी 2 भागों में बांट रही थी, ये भी 2 भागों में बांट रही है। मतलब ऐसी रेखा जो वृत्त को 2 भागों में बांटे उसे हम वृत्त की जीवा कहते हैं। क्या कहते हैं? जीवा, कॉर्ड। ठीक है।
अब देखो, ये भी दो में बांट रहे, ये भी दो में बांट रहे, दोनों जीवा है, बराबर है। लेकिन ये चूंकि बराबर बराबर हिस्से में बांट रही ना, तो इसको बराबर बराबर में बांट रही है, इसलिए व्यास बोलते हैं। लेकिन दो में भी बांट रही है ना, इसलिए जीवा भी बोलेंगे। माने वृत्त की जीवा जो होती है, जो वृत्त का व्यास होता है, व्यास तो रहता ही है, उसको जीवा भी बोल सकते हैं। और याद रखना, वृत्त का जो व्यास होता है वो सबसे बड़ी जीवा होती है ना। वृत्त का व्यास ही वृत्त की सबसे बड़ी जीवा है। अगर मैं बता दूं एक वृत्त है, उसकी त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है और उसको आपका व्यास निकालना है, तो ये निकालेंगे ना, d बराबर 2r, 3 गुणे 2 बराबर 6। लेकिन अगर ये क्वेश्चन आ जाए 3 सेमी त्रिज्या वाले वृत्त की सबसे बड़ी जीवा की लंबाई कितनी होगी, तो जब सबसे बड़ी जीवा मैं बोलूंगा, आपके दिमाग में तुरंत वर्ड आना चाहिए व्यास, डायमीटर। ठीक है, तो अब ये देखिए जीवा क्या है, जो वृत्त को दो भागों में बांटते हैं उसे जीवा कहते हैं। ठीक है, तो ये जो रेखा ए बी है वो सिर्फ जीवा है, और जो ये ए बी है, मैं नाम बदल देता हूं, आपको थोड़ा कंफ्यूजन कम हो जाएगा, ये पी क्यू है। ठीक है, तो ये जो पी क्यू है वो सिर्फ जीवा है, क्योंकि दो भागों में बांट रही है। लेकिन जो ये रेखा ए बी है ना, वो जीवा है, क्योंकि दो भागों में बांट रही है। वह व्यास भी है, क्योंकि दो समान भागों में बांट रही है। ओके, ठीक है, तो ये हो गया जीवा और व्यास में संबंध हो गया। ठीक है, तो इसमें बने हुए वृत्तों को अर्धवृत्त बोलेंगे, दोनों समान है। इसमें बने हुए वृत्तों को हम अर्धवृत्त नहीं बोलेंगे, इसे लघु वृत्त खंड बोलेंगे, इसे दीर्घ वृत्त खंड बोलेंगे ना। वृत्त के जिस हिस्से में केंद्र होगा वो दीर्घ वृत्त खंड होगा, और जिसमें केंद्र नहीं होगा वो लघु वृत्त खंड होगा। इस प्रकार के जीवा की पहचान इसमें हम कर लेंगे। ठीक है, आइए अब हम आप बताते हैं स्पर्श रेखा। वृत्त की स्पर्श रेखा टेंजेंट क्या है। ठीक है, अब टेंजेंट समझने के लिए आप एक काम कर सकते हैं, जैसे मान लो साइकिल तो आपके पास है, और उसका ढेर सारे एग्जाम्पल है, मैं आप बता रहा हूँ क्या करेंगे। साइकिल को सीट की तरफ ऐसे घुमाकर उलट कर रख दीजिए ना, तो उसका जो पहिया है, टायर है जो गोल था ना, उसको घुमा दीजिए। क्या करेंगे, घुमाएंगे। अब घुमा करके अपने हाथ में छोटे छोटे ककरीली मिट्टी, या फिर जान दो ग्लास में पानी ले लो, लोटे में, जग में, अब पानी को यहाँ पर आप छोड़िए, धार को। ठीक ना, अगर ये पहिया, ये जो है साइकिल के आपका पहिया है, ठीक है, ये पहिया जो है इधर घूम रहा है, इधर इधर, तो ये जो है ना इधर, तो ये जो है पानी जो है डालने पर इधर जाएगा ऐसे। ठीक है, तो अगर हम इस रेखा को देखें ऐसे, बाद में अगर गिर जाता है इधर ऐसे, ठीक है, तो रेखा को देखें यहां से, तो ये रेखा स्पर्श रेखा टेंजेंट की तरह दिखाई देती है। और याद रखना, स्पर्श रेखा और त्रिज्या के बीच हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनता है। ये हमेशा याद रखना, क्योंकि कई प्रश्नों में ये बात आएगी, स्पर्श रेखा रहेगी, त्रिज्या रहेगी, और आपको हल करना होगा, वहां लिखा नहीं रहेगा ये 90 है ना, तो ये निशान रहेगा, तो आपको 90 बोलना पड़ेगा, क्योंकि स्पर्श रेखा और त्रिज्या के बीच बनने वाला कोण हमेशा कितना होता है, 90 होता है। अभी देखो, तो ये तो मैंने पानी और टायर का एग्जांपल दे दिया। अगर मैं आपको बताऊं, ये चित्र में ये एक वृत्त है, या ध्यान देना, ये वृत्त है, ये इसका केंद्र है, या एक बिंदु मैं लेता हूं ए, ऐसे मैं रेखा मैंने खींची ऐसे, ये पी क्यू रेखा है। ठीक है ना, तो ये जो रेखा पी क्यू है उसे हम स्पर्श रेखा कहेंगे, और जो बिंदु ए है उसे स्पर्श बिंदु कहेंगे। ठीक है, और ये केंद्र ओ है, ओ को मैंने ये मिला दिया, तो ये जो ओ ए है वो रेडियस है, क्या है, त्रिज्या है, आर है। ठीक है, अभी ये रेडियस और ये जो स्पर्श रेखा है, इसके बीच हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनेगा, 100% हमेशा ध्यान रखिए। और जब ये क्वेश्चन आपको आएगा, आपके प्रश्न में न तो लिखा गया रहेगा कि 90 डिग्री है, और न तो ये निशान दिखाया जाएगा, ये मैं दिखा रहा हूं बस, वहां नहीं दिखाया जाएगा। तो आपको बोलना पड़ेगा क्या, ओ ए क्यू बराबर 90, क्यों 90 लिखना पड़ेगा, स्पर्श रेखा त्रिज्या के बीच बना हुआ कोण,
एंगल बिटवीन रेडियस एंड द टेंजेंट। ठीक है, तो ये भी 90, ये भी 90, इस बात को ध्यान रखना होगा आपको। ठीक है, अच्छा अब आगे हम देखते हैं स्पर्श रेखा के संबंध में। स्पर्श रेखा एक तो ये होगी ना, एक स्पर्श रेखा मैं सुनाता हूं, ये केंद्र O है और ये बिंदु ये P है। क्या है? P है, जो वृत्त के केंद्र से दूर है, मतलब वृत्त के बाहर है। तो वृत्त के बाहर जो बिंदु दिया गया है, अगर उससे हम स्पर्श रेखा खींचते हैं, ऐसे देखिए, ऐसे यहां पर मैं A नाम दूंगा, यहां पर B नाम दूंगा, तो इसे AP और BP को क्या बोलेंगे? बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाएं। ठीक है ना, वृत्त के बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाएं। तो ये रेखाएं हमेशा इक्वल होती हैं, याद रखना। बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाएं हमेशा कांग्रुएंट होती हैं, सर्वांगसम होती हैं, समान होती हैं। अगर कोई आपको बता दे कि AP का मान 7 है, कितना? 7, ठीक है, तो आप बोलो ना कि BP भी 7 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाएं हमेशा सर्वांगसम होती हैं। ठीक है ना, तो ये आपने देख लिया स्पर्श रेखा के बारे में। अब ये जितनी वर्डिंग थी, जितनी शब्दावलियां थी, मैंने आपको बता दिया। ठीक है, और इस चैप्टर का एक क्वेश्चन है, एक प्रश्न है, एक थ्योरम है, वो आपको देखना होगा। क्या थ्योरम है? प्रमेय। प्रमेय, ठीक ना, किसी वृत्त के बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाएं सर्वांगसम होती हैं। अभी ये बात मैंने आपको बताई, ठीक ना, आपने सीख लिया, जान लिया, याद कर लिया। लेकिन अब अगर कोई आपको कह दे कि आप सिद्ध करके बताओ कि किसी वृत्त की बाह्य बिंदु से खींची स्पर्श रेखाएं सर्वांगसम होती हैं, तो ये थ्योरम मैं आपको करके बताता हूं। ये आप थोड़ा नोट कर लीजिए, क्योंकि मैं मिटाना चाहता हूं इसको। ओके, नोट कीजिए। तो चलिए, ये आपका थ्योरम आपसे क्या करना है? किसी भी वृत्त के बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाएं हमेशा सर्वांगसम होती हैं। ठीक है, अब इसमें सबसे पहले एक आकृति ऐसे बनाइएगा, अच्छी आकृति बनाइए, अच्छी नहीं बनाइएगा, आप प्रकार से बनाइएगा। और दत्त में लिखेंगे, दत्त है O केंद्र वाला। कैसा है वृत्त? O केंद्र का। O केंद्र वाले वृत्त के, ठीक ना, बाह्य बिंदु P, माने O केंद्र का वृत्त है, इसका बाह्य बिंदु P है, P से खींची गई स्पर्श रेखाएं AP और BP हैं। ये तो दत्त है, ये दिया गया है, गिवन है। ठीक है, साध्य क्या है? साध्य हमारा AP बराबर BP, AP बराबर BP। ठीक है, अब एक रचना करनी पड़ेगी। रचना क्या करनी पड़ेगी? बिंदु O को क्रमशः A, B तथा P से मिलाया, P से मिलाया, ये हमने कर दिया। अब देखिए, O को मिला दिया A से, O को मिला दिया B से, O को मिला दिया ये P से। ठीक है, इसी बात को आप बोल सकते थे OA, OB, OP खींचा। क्या? OA, OB, OP खींचा, या मैंने यहां लिखा है बिंदु O को क्रमशः बिंदु A से, B से, P से मिलाया, मतलब एक ही है, आप जैसा लिखना चाहें लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया दत्त, ये हो गया साध्य, ये हो गई रचना। अब उपपत्ति मैं यहां लिखता हूं ना, आप ऐसा मत लिखिएगा जा करके, मैं लिखता, देखो, उपपत्ति माने प्रमाण, माने प्रूफ। अब प्रूफ हमें देना है, माने हम तो जान गए कि AP बराबर BP होता है, ये हमने पढ़ लिया, जान लिया, सीख लिया। अब यहाँ पर प्रूफ करके दिखाएंगे कैसे होता है। ठीक ना, तो इसमें आपको दो त्रिभुज बनाए दिखाई दे रहे हैं, एक बन रहा है OAP, एक बन रहा OBP। देखियो, त्रिभुज OAP
पी तथा त्रिभुज ओ बी पी में, ठीक है, त्रिभुज ओ ए पी और ओ बी पी में ले लिया। अब इसमें हमें सर्वांगसम सिद्ध करने में क्या क्या आपको इसमें क्या क्या सर्वांगसम दिख रहा है। पहला तो आपको ये दिख रहा है ना, ओ ए बराबर ओ बी। ये देखिए मैं लिखता हूं ओ ए सर्वांगसम ओ बी। क्यों ऐसा ओ ए बराबर ओ बी क्यों है? देखिए मैं बताता हूं, एक ही वृत्त की क्या है, एक ही वृत्त की त्रिज्याएं बराबर है, इसलिए सर्वांगसम है। अच्छा एक चीज हमें, तीन चीज चाहिए, एक तो मिल गई और एक बताऊं, कोण ए देख रहे हो ना यहाँ, ये 90 का है। क्यों 90 का है? स्पर्श रेखा त्रिज्या के बीच बना कोण है, ठीक है ना। ए कॉन्ग्रुएंट एंगल बी, क्यों? प्रत्येक समकोण है, प्रत्येक क्या है, समकोण, या तो प्रत्येक 90 कर दो, ठीक है। माने हमने एओ बराबर ओ बी दिखा दिया और कोण ए बराबर बी दिखा दिया, दो चीजें मिल गई। हमें एक और चाहिए, ये ओपी देख रहे हो ना, ओपी जो है इस त्रिभुज में भी है और इसमें भी है, मान दोनों में है, तो बराबर हो जाएगा। यहां लिखेंगे ओपी कॉन्ग्रुएंट ओपी, सामान्य भुजा। क्या हुई? सामान्य भुजा, ठीक है। तो जब इन त्रिभुजों में तीन चीजें हमें बराबर मिल गई, इसलिए क्या बोलेंगे, इसलिए त्रिभुज ओ ए पी ओ, यहां पर, इसलिए त्रिभुज ओ ए पी कॉन्ग्रुएंट एंगल ओ बी पी। कसौटी जानते हो कौन सी? कर्ण भुजा। कसौटी आपने सीखा ना, कर्ण भुजा कसौटी, ठीक है। अच्छा तो जब ये दोनों त्रिभुज, ध्यान दो, जब ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गए, क्यों सर्वांगसम हो गए? जब ये दोनों त्रिभुज के तीन अंग बराबर हो गए, सर्वांगसम हो गया। सर्वांगसम मतलब इसके और जितने भी अंग होंगे वो बराबर हो जाएंगे। और कितने अंग होंगे? कल कितने अंग बताए गए थे? 7 ना, 3 भुजा 3 कोण और एक बीच का उसका क्या, पतल, सरफेस, प्लेन ना। तो जब इन त्रिभुजों में दोनों में तीन चीजें बराबर हो गई, बाकी जो 4 बची है ना, चारों, 3 भुजा 3 कोण एक सरफेस में, 3 हमने यहां लिया, क्या लिया है? भुजा भुजा कोण, माने 2 भुजा लिया, 1 कोण लिया है। अभी 2 कोण बचे हैं, वो भी बराबर होंगे, एक भुजा बची वो भी बराबर होगी और क्षेत्रफल बराबर होगा। लेकिन हम सब कुछ नहीं लिखेंगे, हमें जो चाहिए, हमें क्या चाहिए? भुजा। इसलिए एपी सर्वांगसम बीपी, क्यों? सर्वांगसम त्रिभुज की संगत भुजा। ये आपका प्रमेय हो गया। प्रमेय का नाम है वृत्त के वायुरुंध का प्रमेय, ठीक है ना। तो ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए, अच्छे समझ लीजिए। तब मैं आपको 3.1 के क्वेश्चन लेकर चलता हूं और आपको वो क्वेश्चन मुझे लगता है कि ये बताना नहीं पड़ेगा, सिर्फ दिखाना पड़ेगा। नहीं, बताना नहीं होगा, सिर्फ दिखाना होगा और क्वेश्चन को देखते ही आप बड़ी ही आसानी से उस प्रश्न को हल कर लेंगे। ओके, तो जल्दी नोट कीजिए इसको। चलिए, ये आपका प्रश्न है 3.1 का पहला क्वेश्चन। ध्यान से यहाँ पे देखिए, आप ऐसे करिएगा, मैंने आपको हल करना है। पहले लिखना दिया गया है या गिवन, क्या दिया गया है? सी केंद्र के वृत्त है, ये लिखा, और सी केंद्र के वृत्त के बिंदु ए से स्पर्श रेखा ए बी खींची गई है तथा वृत्त की त्रिज्या 6 सेमी है। मन त्रिज्या कहाँ है? AC। ये देखिए, ये है आपकी त्रिज्या AC, ये 6 सेमी है, ठीक है। और स्पर्श रेखा आपकी ए बी खींची गई है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। आप अगर जो पहले का वीडियो आप देखते चले आ रहे हैं वो ध्यान में है तो आसानी से हो जाएगा। प्रश्न नंबर देखिए, मैं थोड़ा यहाँ उल्टा लिख दिया हूं, ये दूसरा है, ये पहला है, ठीक है। पहला देखिए, कोण CAB का मान कितना होगा? कहां कोण CAB? कोण CAB का मान कितना होगा? आप एक लाइन लिखना, नंबर A, कोण CAB बराबर 90 होगा।
होगा ना, इतने का अब कुछ हल नहीं करना है। क्या पूछा है कि कोण CAB का मान कितना होगा, तो कोण CAB का मान 90 होगा। क्यों होगा, रीजन आप यहां लिखना, स्पर्शरेखा तथा त्रिज्या के बीच बना हुआ कोण। आ गया ना, पूछा है कोण CAB का मान कितना होगा, कोण CAB का मान 90 होगा। क्यों होगा, स्पर्श रेखा त्रिज्या के बीच बना हुआ कोण हमेशा 90 होता है। ठीक है, प्रश्न नंबर 2 देखेंगे, बिंदु C से AB की दूरी ज्ञात करो। बिंदु C से AB की दूरी माने वृत्त के केंद्र से स्पर्श रेखा की दूरी, ठीक ना। अब ध्यान देना, याद रखना, वृत्त के केंद्र से स्पर्श रेखा की दूरी उतनी ही होती है जितनी की वृत्त की त्रिज्या है, ठीक ना। इसलिए लिखेंगे नंबर 2, वृत्त के केंद्र से स्पर्श रेखा की दूरी ये बराबर कितना 6। क्यों, यहां लिखना, केंद्र से स्पर्श रेखा के बीच दूरी त्रिज्या के बराबर होती है। तो 2 प्रश्न तो आपको हो गए, ठीक है ना। अब इसे मैं आपको मिटा देता हूं, तब आगे सवाल बताऊंगा, ठीक ना। अब ये पहले में 4 प्रश्न दिए गए हैं, 4 में से 2 आपने हल कर लिए। कौन कौन से, पहला और दूसरा, ठीक है। अब अगर चाहें तो जान दो, तीसरा देखो, यदि AB बराबर 6, ये देखिए AB बराबर 6, तो BC का मान निकालना ये। अब कौन नहीं निकाल पाएगा इसका, त्रिभुज है CAB का मान, एक मिनट रुको जरा, अच्छा नहीं दिखेगा यहाँ पर क्योंकि अलग दिख रहा है, मैं ऐसा निकाल दूं, ये देखिए ऐसा। तो ये भी है, त्रिभुज CAB है और CAB में A का मान 90 है, AC का मान कितना 6 है, AB का मान 6 है, पाइथागोरस लगाएंगे ना। अब देखो थर्ड है, त्रिभुज CAB में कोण A बराबर 90, ये दत्त है, या स्पर्श रेखा त्रिज्या के बीच कोण लिख लेना जब भी लिखना। इसलिए BC का वर्ग बराबर होगा AC का वर्ग प्लस AB का वर्ग, पाइथागोरस से होगा ना, पाइथागोरस से, तो बराबर AC का मान है 6 का वर्ग, इसका मान है 6 का वर्ग, बराबर 36 धन 36 बराबर 72 हुआ ना। अब इसमें, इसलिए BC बराबर हो जाएगा √72, इसका करेंगे तो हो जाएगा 36 इंटू 2, हुआ ना ऐसा। अब 36 का 6 होता है, स्क्वायर रूट वर्गमूल, तो यहां पर बचेगा, ये देखिए, तो BC बराबर 6 करने में 2, हमारा ये BC का मान तो आ गया, ठीक है, BC का मान आ गया, ठीक। अब एक लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है इसमें का, मैं इसको मिटा देता हूं, ठीक है, आपने देख लिया ना, हाँ तो देख लिया तो मिटा देता हूं। अब लास्ट क्वेश्चन जो इसका है पहले का, कि चौथा, कोण AC बराबर कितना होगा, बराबर कितना, AC की है कहां, ये है, देखिए ये। अब इसके लगाने के कई तरीके, ठीक है। सीधा आप लिखेंगे, अगर कोई समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है, कल चर्चा हुई थी पिछली वीडियो में, किसी समद्विबाहु समकोण त्रिभुज के दोनों कोण 45 होते हैं, ठीक है, क्या होते हैं 45, कोण C बराबर 45, क्यों, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज के कोण है, ठीक है। इस प्रकार से आपका ये पहला क्वेश्चन हो जाता है, खत्म हो गया, ठीक ना। अच्छा, अब इसके बाद में इसको आप नोट कीजिए, तब मैं आपको दूसरा बताऊं।
अभी देखिए क्वेश्चन नंबर 2 आपका दिख रहा है, क्या क्या दिया गया है। ये दी गई आकृति में ओ केंद्र का वृत्त है, वाय बिंदु आर से स्पर्शरेखा आर्यम आर्यन खींची गई है। इसकी त्रिज्या जो है 5 है। त्रिज्या देखो यहाँ पे आप मिला देंगे तो ये 5 होगी, यहाँ मिला देंगे तो ये 5 होगी। माने OM और OM त्रिज्याएं 5-5 की हैं, और OR जो ये 10 है। OR कितना है? 10 है। ये दिया गया था आपको। यहाँ क्या करना है? स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां। स्पर्श रेखाएं कहाँ है? MR और NR है, ठीक है ना। बस सिंपल सा है। अब हल करके मैं बताता हूँ। यहाँ पर आप देखिए, हल में आप कोई एक त्रिभुज ले लो। कौन सा त्रिभुज मैं लूंगा? OMR त्रिभुज। OMR में कोण M बराबर 90 है ना, ये देखिए क्यों 90 है? स्पर्श रेखा त्रिज्या के बीच बना हुआ कोण है, लिख लेना। अब त्रिभुज OMR में एक भुजा OM मालूम हो गई, OR का मान मालूम पड़ गया, दो भुजाएं मालूम पड़ गई, तीसरी निकालनी है। कौन सा नियम आपके पास में है? पाइथागोरस, है ना। तो हम ये लगाएंगे, इसलिए OR स्क्वायर इक्वल टू OM स्क्वायर प्लस MR स्क्वायर। ठीक, बराबर। निकालते हैं। OR का मान दिया है 100 स्क्वायर इक्वल टू OM 5 स्क्वायर प्लस MR स्क्वायर। तो MR स्क्वायर बराबर हो जाएगा 100 स्क्वायर 100 माइनस 25 इक्वल टू 75 हुआ ना, 75 हो गया, ठीक है। अब हम MR का मान निकालेंगे। MR का मान हो जाएगा √75। कितना होगा? 25 इंटू 3 हुआ ना। 25 का 5 √3 आ गया। तो MR का मान आ गया 5 √3, मतलब ये हो गया 5 √3, ये 5 √3, ठीक है। अभी एक काम करते हैं, इसको थोड़ा बताऊंगा और आगे मिटा देता हूं। आप समझ, MRO का मान निकालना ना, हमें MRO का मान निकालना है, MRO इसका मान निकालना है, और MRN इसका मान निकालना, बताता हूं आपको, ठीक है। लेकिन आपका ये मान जो है इसका तो आ गया, इसका 5 √3 ना, इसे भी मैं मिटा देता हूं। दूसरा क्वेश्चन निकालने के लिए एक काम करते हैं, आप ये ऐसा जब भुजा आ जाए और कोण निकालना हो तो ध्यान से देखिएगा। ये ऐसा करना, त्रिभुज OMR में, OMR में तो सबसे छोटी सी चलो OM अनुपाते, उससे बड़ी कौन है? MR अनुपाते, सबसे बड़ी कौन है? OR। क्या होगा यहाँ पर? 5 √3 और √10 रेशियो ना। अभी 5 से काट दो, 1 अनुपाते करणी में 3 अनुपाते 2 आ गया, ठीक है ना। अगर ये फिक्स अनुपात है, ध्यान रखना ये फिक्स अनुपात है। अगर किसी त्रिभुज में उसकी भुजाएं 1 अनुपाते करणी में 3 अनुपाते 2 आ जाए तो पक्का समझ लेना वो 30 60 90 का त्रिभुज है ना। क्या है? अतः त्रिभुज OMR एक 30 60 90 का त्रिभुज है। तो मतलब इस त्रिभुज OMR में एक कोण तो 30 का होगा, एक 60 का होगा, एक 90 का होगा, ठीक है ना। 30 कौन होगा? जो कोण इसके सामने होगा। ये भुजा कहाँ है? ये भुजा 5 है, 5 कहाँ? OM, ये है OM। OM के सामने कोण है ये, कौन सा? ये वाला ना। इसलिए कोण MRO बराबर 30। हमें MRO का मान आ गया, या ORM जो भी बोला, हमें इसका मान निकालना था ना, इसका मान आ गया, ठीक है। अच्छा एक चीज ये देखो, अगर हम निकालना चाहें 60 के सामने का कोण, ये कर्णिम 3 सामने, ये है, ये MR है, MR के सामने का कोण, MR के सामने कोण ये 60 आएगा, वो निकालना नहीं, छोड़ दो। MRO का मान आ जाने के बाद हमें निकालना MRN, कोण MRN, ठीक है। तो MRN बराबर हो जाएगा कोण MRO प्लस कोण NRO, ये दोनों कोण बराबर है, ये ठीक है ना।
ये 30 प्लस 30 इक्वल टू 60, तो एम आर एन का मान आ गया आपका 60, ठीक ना। ये दोनों कोण आप आ गए। अच्छा ये बात ये आती है, एम आर एन में मैंने एम आर ओ प्लस एन आर ओ किया, तो एन आर ओ का मान 30 आप क्यों लाए? आप दिखा सकते हैं ये दोनों त्रिभुज क्या है, सर्वांगसम है ना, या इसी प्रकार लिखना, इसी प्रकार चित्र किया जा सकता है कि ये भी 30 है, दो 30 आप ऐड कर देंगे तो आपका ये मान आ जाएगा। तो आपका ये था प्रश्न नंबर कौन सा, पहला, दूसरा। आप इसे नोट कीजिए तब मैं आपको तीसरा बताऊं फटाफट। अभी आप ये देखिए, यह है थर्ड क्वेश्चन आपका। थर्ड क्वेश्चन में आप यहाँ दत्त लिख लेना। कैसे लिखेंगे दत्त? ओ केंद्र वाले वृत्त में बाह्य बिंदु आर से खींची स्पर्शरेखा आर्यन और आर्यन है। हमें ये सिद्ध करना है कि ये रेखा ओ आर है, ओ आर, ठीक ना, ये ओ आर है, ये कोण एम ओ एन ना, ये कोण एम ओ एन इसका और एम आर एन, एम आर एन, ये ध्यान देना, कोण एम ओ एन का और कोण एम आर एन का समद्विभाजक है, ठीक है, बस इतना करना है। ये अब तक जितने भी क्वेश्चन किए सबसे आसान क्वेश्चन यही है। कैसे मैं बता रहा हूं, आपने देख लिया। अब उपपत्ति देखेंगे, उपपत्ति, ठीक है, दोनों त्रिभुज ले लो, त्रिभुज ओ एम आर तथा त्रिभुज ओ एन आर में, कहा ओ एम आर, ओ एम आर, ओ एन आर, इनको आपको सर्वांगसम करना है। अब इनको सर्वांगसम करने की अनेक विधियां हैं, दो एक बता रहा हूं, बड़े सिंपल आप कर सकते हैं। कैसे? इन दोनों त्रिभुजों में आप दिखाएंगे एम आर बराबर एन आर, दिखाएंगे, क्यों? बाह्य बिंदु से खींची स्पर्शरेखा। ओ एम बराबर ओ एन, क्यों? एक ही वृत्त की त्रिज्या। ओ आर बराबर ओ आर, क्यों? सामान्य भुजा। इसलिए ये दोनों त्रिभुज क्या हो गए, क्या हो गए? सर्वांगसम हो गए। कौन कसौटी से? भू भू भू, भुजा भुजा भुजा, एस एस, ठीक। या फिर कर सकते हैं त्रिभुज, और कैसे कर सकते हैं, एक मैंने भी कर दिखाया था पिछले अध्याय में। त्रिभुज ओ एम आर, ओ एन आर में कैसे करेंगे? कोण एम बराबर एन, प्रत्येक 90, ये ओ एम बराबर ओ एन, ये एक ही वृत्त की त्रिज्या, और ओ आर बराबर ओ आर, सामान्य रेखा। अब भी हो गया सर्वांगसम। अब आपकी मर्जी, मैं तो एक करूंगा, लिखेंगे ओ एम कांगुरेंट ओ एन, एक ही वृत्त की त्रिज्या, करेंगे ना, ये दोनों बराबर हो गए ना। फिर क्या? कोण एम कांगुरेंट कोण एन, क्योंकि प्रत्येक कितना है, समकोण है, माने 90 का है, राइट एंगल है, ठीक है ना। अब एक और चाहिए, ओ एम ओ आर, ओ आर कांगुरेंट ओ आर, क्यों? सामान्य भुजा, सामान्य भुजा, ये इसलिए त्रिभुज ओ एम आर कांगुरेंट एंगल ओ एन आर, ठीक है ना, क्यों? कर्ण भुजा कसौटी, कर्ण भुजा कसौटी से। ये हमारा त्रिभुज हो गया, क्या हो गया? सर्वांगसम हो गया, कांगुरेंट हो गया। तो जब सर्वांगसम हो गया तो हम आपको यहां थोड़ा दिखाएंगे, आप ले लेना। अब इसलिए कोण ओ एम ओ आर, एम ओ आर कांगुरेंट एंगल एन, थोड़ा नीचे लिख दो ना, एंगल एम ओ आर कांगुरेंट एन ओ आर, एन ओ आर ना, सर्वांगसम त्रिभुज के संगत कोण, करेस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ द कांगुरेंट एंगल, ठीक है। माने अब आपने देखा कि ये वाला कोण, ये वाला कोण बराबर हो गया, हुआ ना, एम ओ आर एन ओ आर बराबर हो गया। तो इन दोनों कोणों को बराबर बराबर करने वाला कौन है? ओ आर है। इसलिए ओ आर जो है एम ओ एन की समद्विभाजक हो गई। वैसे इधर आ जाओ, तथा समीकरण नंबर 1 कर लो यहां पर, तथा एम आर ओ
कोण एम आर ओ कांग्रुएंट एंगल एन आर ओ। एन आर ओ क्यों? सर्वांगसम त्रिभुज के संगत कोण। ठीक ना। समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 में हमको ये कोण बराबर इसके दिखाया गया है और 2 में ये बराबर इसके दिखाया गया है। अब ये काम किया किसने करने का? इसने किया। किसने? ओ आर ने। इसलिए समीकरण 1 और 2 से सिद्ध होता है कि ओ आर ही कोण एम ओ एन तथा कोण एम आर एन का समद्विभाजक है। ठीक है ना। ये आपका सिद्ध हो गया, प्रूव हो गया। ठीक है ना। ये तो था प्रश्न नंबर आपका 3rd। अब एक चौथा बचा हुआ है, उसे मैं बता दूं, लेकिन उसके पहले जरा आप नोट कीजिए और समझ लीजिए तो बताऊंगा आपको। ठीक। हाँ, ये देखिए आपका लास्ट क्वेश्चन यहाँ का है। यहाँ पर पहले देख लीजिए सवाल को क्या बोल रहा है। सवाल बोल रहा है कि ये 4.5 सेमी त्रिज्या का एक वृत्त है, नहीं, और इसके बिंदु ए से पी क्यू और बी से आर एस, ये 2 स्पर्श रेखाएं खींची गई हैं। ठीक है। अब आपको PQ RS के बीच की, माने PQ और RS के बीच की दूरी, ये माने ये आपको ये दूरी दिखानी है। ठीक है, मैं खींच देता हूं इसको। PQ RS के बीच की दूरी क्या है? AB है ना। AB की दूरी निकालनी है। अब यही केंद्र O है। एक रचना आपको करनी पड़ेगी। रचना क्या है? बिंदु O से PQ या तो फिर RS के समांतर रेखा खींचा। ये देखिए MN, ठीक ना। यहां लिखेंगे PQ समांतर MN खींचा। ठीक है। तो जब PQ समांतर MN आपने खींच लिया, पक्का। अब जब ध्यान देना, हल में क्या है? PQ समांतर RS ये दत्त है। PQ समांतर दत्त है ना। अब PQ समांतर MN ये रचना से है ना। इस समीकरण नंबर 1 करके यहां 2 कर लेते हैं। इसलिए PQ समांतर MN समांतर RS, समीकरण नंबर 3। माने तीनों ये रेखाएं जो है समांतर हो गई है। अब देखना जरा हल। अब जब PQ समांतर MN है तो कोण QAO प्लस कोण OAQ बराबर 180 होगा ना। अंतः कोण है ना। ये दोनों रेखा समांतर, ये अंतः कोण हो गए। ठीक है, 180 होगा। अब QAO का पता नहीं है, कोण Q पता है ना, 90 है। ये 90 प्लस QAO और AON ये वाला कोण, ठीक है ना, 90 होगा। अच्छा, ये QAO का मान 90 है, हमें AON का मान पता नहीं है, बराबर 180 होगा। तो कोण AON इक्वल टू 180 माइनस 90 इक्वल टू 90। आपका ये आ गया 90। ठीक ना। अब जब ये 90 आ गया तो आप यहां थोड़ा यहां आ जाइए। इसी प्रकार इसलिए क्या हो जाएगा? BON बराबर 90 होगा ना। ये भी 90। ठीक है। अतः कोण NAO प्लस NAB,
ये वो है, देखो NOA प्लस NOB बराबर 180, ठीक है। ये दोनों कोण 180 हो गए। अतः बिंदु AOB एक रेखी है। जब ये बिंदु AOB एक रेखी है, इसलिए AB बराबर हो जाएगा AO प्लस BO, हुआ ना। तो AB बराबर हो जाएगा, AO का मान 4.5 है, इसका मान 4.5 है, बराबर 9 हो जाएगा। तो AB का मान हो जाएगा 9। अतः स्पर्श रेखाओं के बीच की दूरी जो होगी वो कितनी आएगी, 9 आएगी। इस प्रकार से आपने इस चैप्टर में आज इसका परिचय पढ़ा। सवाल तो बड़ा कम लगा है, लेकिन जो परिचय का वीडियो आपने देखा है उसको कंफर्म कर लेंगे तो नेक्स्ट चैप्टर जब हम लोग पढ़ेंगे ना, उसमें आपको बहुत ही सहूलियत मिलेगी, बहुत ही हेल्प मिलेगी, ठीक है ना। आप इसको कर लीजिए, फिर नेक्स्ट वीडियो में आपको तुरंत देता हूँ। लेकिन समझिए, इसको पढ़िए, अच्छे से कंफर्म कीजिए। अभी आपका स्कूल भी शायद हो सकता है बहुत शीघ्र ही खुल जाए, तो आपको स्कूल में जाने का सौभाग्य प्राप्त हो जाए। ईश्वर से हम यही कामना करते हैं, जो भी महामारी बीमारी है समाप्त हो और हम सब स्कूल में आकर के मिलें। लेकिन उसके पहले इतना आप कंफर्म कर लेंगे। ओके, थैंक यू।